नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईएएस प्रेप पर। हिंदी का चौथा टेस्ट, टोटल मॉक टेस्ट में ये 8वां मॉक टेस्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और इस मॉक टेस्ट के अंतर्गत हम 30 क्वेश्चन हिंदी के देखेंगे। जीएस में आपसे 140 और हिंदी में आपसे पूछे जाते हैं 60 क्वेश्चन एग्जामिनेशन में। और यहाँ पर हम लोग जीएस में 50 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट करते हैं और हिंदी में हम लोग यहाँ पर 30 क्वेश्चन का करते हैं, जिससे कि कम समय में हो जाए और आप कम समय में अपना रिवीजन करते रहें, भारी बोझिल ना महसूस हो। इस कारण से ऐसा यहाँ पर छोटा प्रोग्राम रखा जाता है। लेकिन अगर आपको प्रैक्टिस करनी है और अच्छे से तैयारी करनी है, पूरा 140 क्वेश्चंस का जीएस आपको सॉल्व करना है, 60 क्वेश्चन की हिंदी सॉल्व करनी है, तो आप हमारे टेस्ट सीरीज प्रोग्राम से भी जुड़ सकते हैं। यहाँ पे जो हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं उनसे अलग क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिलेंगे। और ये 140 क्वेश्चन का जो जीएस और 60 क्वेश्चन का हिंदी का टेस्ट है, 15-15 टेस्ट, 30 टेस्ट का ये प्रोग्राम चल रहा है। डेली एक टेस्ट आपको मिलता है। ये टेस्ट सीरीज प्रोग्राम जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको साल भर का पूरा करंट अफेयर भी अच्छे से तैयार हो जाएगा, वो मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पूरा जो हम डिस्कशन करते हैं यूट्यूब पे, उसका भी पीडीएफ यहाँ पर हम देते हैं आपको। और इसमें पूरा अपडेटेड चीजें आपको मिल जाएंगी और काफी ये आपके लिए लाभदायक रहेगा, जैसा हम लोगों ने इसको सोच के बनाया है। इसके लिए 6307281212 पर आपको RO21 लिख के भेज देना है। और अगर आप चाहते हैं डायरेक्ट ज्वाइन करना तो आप ज्वाइन कर सकते हैं इसको। हमारा ऐप है, व्हाट्सएप की तब जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐप है आईएएस प्रेप एकेडमी ऐप, प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और वहां से अगर कोई दिक्कत आती है तो आप 6307281212 पर कांटेक्ट करिए। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिए। जो स्त्री के वशीभूत है उसके लिए शब्द क्या है? कौन सा शब्द उसके लिए प्रयुक्त होता है? स्त्री प्रेमी होगा या स्त्रैण होगा, स्त्रीयोचित होगा या त्रियावसी होगा? देखिए, जब ऐसे प्रश्न आपके सामने आए तो कभी कभी डायरेक्टली आपको नहीं पता होता है, लेकिन इनडायरेक्टली जब आप करते हैं तो आपको वो क्वेश्चन समझ में आ जाता है। जैसे स्त्री प्रेमी, जो व्यक्ति स्त्री को प्रेम करता है वो स्त्री प्रेमी हो जाएगा। लेकिन जब सेकंड पे आप आइए स्त्रैण पे, तो स्त्रैण पे जब आप आएंगे, मतलब इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है जनाना, इसका अर्थ होता है मेहरा, इसका अर्थ होता है स्त्रीत्वपूर्ण। और मेहरा जो शब्द है वो ऐसे पुरुष के लिए प्रयुक्त किया जाता है जो अपनी स्त्री के वश में हो। तो चाहे स्त्रैण दिया हो और चाहे मेहरा दिया हो, दोनों कंडीशन में, चाहे स्त्रैण दिया हो और चाहे मेहरा दिया हो, दोनों कंडीशन में ये क्या हो जाएगा? जो स्त्री के वशीभूत हो ऐसे पुरुष को स्त्रैण कहा जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई? उसको स्त्रैण कहा जाता है। ठीक है। तो अब यहाँ जैसे क्वेश्चन का आंसर निकालना कोई जरूरी नहीं है कि आप डायरेक्टली जानते हो तभी आएगा। आंसर निकालना कभी कभी आपको वहां पे एक मेहनत करना पड़ता है, एक ट्रिक लगानी पड़ती है। और ये सब आप जब कैसे जान पाएंगे? जब आप प्रैक्टिस करते हैं, और प्रैक्टिस करने के बाद ही आपको ये सब पता चलता है। इन्हीं सब चीजों के लिए ये प्रैक्टिस जरूरी होती है। बाकी पढ़ते तो आप ही हैं। अगला जो प्रश्न है, जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? हृदय पे आघात हुआ हो, आप सोचिए। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपसे पूछा जा रहा है। जब हृदय पे आघात हुआ हो तो उसके लिए एक शब्द कौन सा प्रयुक्त किया जाता है? पहला है मर्माहित, दूसरा है मर्माहत, मर्माहुत और मर्माहूत। तो सबसे पहले आप मर्माहत ये स्पेलिंग होती है, इसको डिसाइड कर लीजिए। फिर मर्माहित, ये जो है इससे मिलता जुलता ये सही शब्द है, लेकिन दोनों के अर्थ अलग है। मर्माहित जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, और यहां पर देखिए मर्माहत जिसके हृदय पर आघात हुआ हो। दोनों में से कौन सा सही होगा? तो मर्माहित और मर्माहत थोड़ा सा अंतर आपको एक केवल मात्रा का लग रहा है, अगर आप उच्चारण गलत करते हैं तब भी गलत होगा। तो यहां पर आप मर्माहत को टिक करेंगे। क्या सही होगा? यहां पर सही होगा मर्माहत, यही सही उत्तर हो जाएगा। कंफ्यूज नहीं होना है, मर्माहत बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मुद्री शब्द का तत्सम रूप आपसे पूछा जा रहा है कि क्या है? मुद्री, मुद्री नॉर्मली जो आप रिंग पहनते हैं, रिंग को मुंदरी कहा जाता है। गांव से जो बिलोंग करने वाले लोग होंगे, गांव में ये भाषा अभी भी प्रयुक्त होती है। मुद्री ये गलत है, मुंदरी ये भी गलत है, मुद्रिका ये भी गलत है, मुद्रिका डी ऑप्शन।
यहाँ पर तत्सम शब्द आपको देखना है, तो स्पेलिंग की भी, ऐसा नहीं कि मुद्रिका कैसे भी लिख दिया जाए तो सही हो जाएगा, स्पेलिंग भी चेक करना है आपको। तो डी ऑप्शन इसका सही है। सही रूप में देखा जाए तो जब वाक्य वर्तनी आप करते हैं, वाक्य वर्तनी शुद्धि, तो वर्तनी शुद्धि वाला चैप्टर यहाँ पे बहुत हेल्प करता है आपको, और यहाँ वाला वहां पे हेल्प करेगा। उच्चारण सही, प्रोनाउंसिएशन सही, तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी 50% प्रॉब्लम वैसे ही दूर हो जाती है। जामुन का तत्सम रूप क्या है? जामुन, जामुन जो आप खाते हैं, आप फरेंद भी उसको कहते हैं जामुन। अभी तो नहीं, बरसात के समय जब पहली बारिश होती है तब वो पकना चालू होता है। तो जामुन जो आप खाते हैं उसका सही नाम क्या होता है? जम्बू द्वीप का नाम भी आपने सुना होगा, तो जम्बू इसका सही होता है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, जम्बू नहीं जम्बू, ध्यान रखना। इन वाक्यांशों में से एक अशुद्ध वाक्य है जिसका चयन कीजिए। 4 दिए हैं, उनमें से एक अशुद्ध है, तो उसको आपको बताना है कि कौन सा है। उसमें बचपन है, उसमें बचपना है, उसमें बचपन से नटखट है, वह बचपन से नटखट है, तुम बचपन से सीधे हो, तो तुम बचपन से सीधे हो अच्छी बात है, बिल्कुल सही बात है, सरल सा वाक्य है, सही है। वह बचपन से नटखट है, सही है। उसमें बचपना है, ये भी सही है, लेकिन उसमें बचपन है, ये गलत है, बचपन नहीं होगा, यहाँ पे बचपना होगा, बचपन नहीं होगा, है ना। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, क्रोध के लिए दिए गए पर्यायवाची शब्दों में एक गलत शब्द है, उसे चयनित कीजिए। इसमें मैं बताना चाहता हूं कि ये जो आपका ये पूरा सिलेबस है, इस सिलेबस में जितने भी टॉपिक हैं, 6 टॉपिक हैं, 6 टॉपिक में 10-10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, और बार बार मैं कहता हूं कुछ एक जो क्वेश्चंस होते हैं वो टफ होते हैं, बाकी सरल क्वेश्चंस होते हैं, और जो टफ होते हैं वही मेरिट डिसाइड करते हैं। तो आपको तैयारी करनी है कठिन क्वेश्चनों की, है ना, टफ क्वेश्चंस की, सरल क्वेश्चंस की नहीं। जो आपको आता है वो तो ठीक है, वो लगभग सबको आता है, लगभग सबको आता है, लेकिन जो कठिन है, जो कम लोगों को आता है, वही मेरिट डिसाइड करता है। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्रोध के लिए इन दिए गए पर्यायवाची शब्दों में से एक गलत शब्द है, उसे चयनित कीजिए। रोष, रोष का मतलब क्रोध होता है। अमर्ष, अमर्ष का मतलब भी क्रोध होता है। कोप, कोप का मतलब भी क्रोध होता है। स्वत्व जो दिया हुआ है इसका मतलब क्रोध नहीं होता है, ठीक है। स्वत्व का मतलब होता है अपनापन, या स्वत्व का मतलब एक और आप निकालेंगे तो दूसरा आपको मतलब निकलेगा अधिकार, अधिकार भी यहां पर निकलेगा, जैसे जिसको आप अपना मानेंगे, अधिकार, स्वत्व, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, पद्मावती अपनी सौंदर्यता के लिए प्रसिद्ध है। पद्मावती अपनी सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। पद्मावती अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। पद्मावती को सौंदर्यता अद्भुत है। पद्मावती की सौंदर्यता अद्भुत है। एक वाक्य यहाँ पर शुद्ध है, आपको बताना है। यहाँ पे देखिए सुंदरता की स्पेलिंग ही गलत है, ये गलत हो गया। पद्मावती अपनी सौंदर्य या सौंदर्यता क्या होगा, शुद्ध वाक्य क्या होगा? तो पद्मावती अपनी सौंदर्यता के लिए प्रसिद्ध है, ये भी गलत है। पद्मावती अपनी सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। इसमें देखिए पद्मावती की विशेषता बताई जा रही है कि वो सुंदर है, तो सौंदर्य विशेषण का प्रयोग करना यहाँ पर उचित होगा, है ना। तो पद्मावती अपने सौंदर्य के लिए, अपनी नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा ये गलत है, इसको भी सही कीजिएगा, अपने सौंदर्य के लिए ये प्रसिद्ध है, ठीक है। तो पद्मावती अपनी सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है, मेरे ख्याल से अपने ज्यादा सही यहाँ पर रहेगा। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पढ़िए, पढ़ पढ़ के उसको देखिए कहाँ पे गलतियां हैं, कहां पर आप गलत उसको शुद्ध कर सकते हैं, उसको देखिए, तभी आप निकाल पाएंगे, एलिमिनेट करिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण नहीं है? विशेषण के भेद होते हैं, तो विशेषण में के भेदों में एक गुणवाचक भी होता है, तो कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण नहीं है? भला, ताजा, दूना, नुकीला, कौन सा गुणवाचक नहीं है? तो भला होना ये सही है, ताजा भी, नुकीला भी, ये गुण है, किसी कोई चीज नुकीली है, पतली सी चुबो दी जाए किसी को। ताजा है, जैसे सब्जी ताजा है, सब्जी ताजी है ऐसे कहेंगे। दूध अभी ताजा है, मक्खन ताजा है। भला होना ये भी गुणवाचक है, लेकिन दूना ये गुणवाचक नहीं है। ये क्या है? दूना है क्या, जरा ये बताइएगा। जैसे एक होता है क्रमवाची, एक होता है संख्यावाची, क्या है ये? सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक ही शब्द की वर्तनी 4 तरह से लिखी गई है, सही का चयन कीजिए। जैसे आप लिखते हैं ऊपर लिखित या उपर्युक्त टाइप का, जो ऊपर लिखित आप प्रयोग करते हैं, जैसे ऊपर लिखा हुआ, जैसे कहा नहीं ऊपर लिखित वाक्यांश में या ऊपर लिखित पैराग्राफ में जैसा आप लिखते हैं,
हिंदी में तो पैराग्राफ नहीं कहेंगे, उसको अवतरण कहते हैं। तो इसमें आपको बताना है कौन सा एक सही है। ऊपर लिखित, ऊपरी लिखित, ऊपर लिखित या ऊपर लिखित, क्या कहेंगे इसको? तो ये तो गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ऊपरी लिखित सही होता है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। वैसे क्या लिखते हैं? उपर्युक्त, ऐसे लिखते हैं ना, उपर्युक्त ऐसे लिखते हैं। और यहाँ पे ऊपरी लिखित ऐसे लिखते हैं। अगला जो प्रश्न है, व्यवहारिक रूप से आपकी बात ठीक हो सकती है। इस वाक्य में प्रयुक्त जो व्यवहारिक है, इसकी सही वर्तनी आप बताइए। व्यवहारिक रूप से, व्यवहारिक होगा या व्यवहारिक होगा या व्यवहारिक होगा या व्यवहारिक होगा, बताइए क्या इसका सही उत्तर होगा। यहाँ पे वर्तनी ही पूछी जा रही है, बस क्वेश्चन को स्टेटमेंट में बना दिया गया है। पूछ ये रहा है कि इसमें व्यवहारिक की वर्तनी कौन सी शुद्ध है। तो यहाँ पे व्यवहारिक होता है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। वाह आधा रहेगा, फिर या पे बड़ा की मात्रा, और वाह फिर हारिक। ठीक है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 वैकल्पिक वर्तनी दी गई है, सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए। अष्ट, अष्ट और अष्ट, अष्ट ऐसे पूछा जा रहा है। तो ये 4 में से एक कौन सा सही है, ये आपको बताना है। ये 4 आपको दी गई हैं, इनमें से एक सही है, तो आपको बताना है कौन सा सही है। कंफ्यूजन यहाँ पर अष्ट और अष्ट में हो सकता है, बाकी ये तो नहीं। इन दोनों में कंफ्यूजन होगा, ए होगा कि डी, यही सब आपको ध्यान रखना है। अष्ट नहीं होता है, अष्टम ऐसे याद रखिए। जैसे कक्षा 8 को हिंदी में क्या कहते हैं? अष्टम, अष्टम। तो इसको याद रखिए, अष्ट, अष्ट होता है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। क्या होता है? अष्ट, डी ऑप्शन। निरामिष का विलोम क्या है? मांसिक, सामिस, मांसाहारी, शाकाहारी। निरामिष का मतलब क्या होता है? निरामिष क्या है? निरामिष का अर्थ आप लोगों को बताना है। निरामिष अगर आपसे कह दिया जाए कि ये निरामिष क्या है, तो निरामिष का अर्थ आप बताइएगा। और विलोम तो इसका बहुत सरल होता है, विलोम इसका सामिस हो जाएगा, है ना। लेकिन इस पर कई प्रश्न पूछे गए हैं, आज तक कई तरीके के प्रश्न इस पे पूछे जा चुके हैं। ठीक है। तो अब यहां पर जैसे इस प्रश्न के भरोसे आप कई प्रश्न को तैयार कर सकते हैं। निरामिष का मतलब होता है मांस रहित, मांस ना खाने वाला, जो मांस ना खाता हो, मांस ना खाने वाला, मांस ना खाने वाला, इसका अर्थ इसी समय तैयार कीजिए। और सामिस का मतलब हो गया कि जो मांस खाने वाला, जो मांसाहारी हो। तो मांसाहारी और सामिस ये एक ही चीज है, लेकिन निरामिष का विलोम, मैंने क्या कहा, संज्ञा का संज्ञा में, विशेषण का विशेषण में, क्रिया का क्रिया में विलोम आप करते हैं तो सही रहता है। तो इसके अर्थ तो एक है, पर्यायवाची ये हो सकते हैं, मांस खाने वाला सामिस होता है और मांसाहारी भी, लेकिन यहां पर निरामिष का विलोम सामिस होगा। ठीक है। और मांसाहारी का विलोम शाकाहारी हो जाएगा, मानसिक का कोई मतलब नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पताका का पर्यायवाची नहीं है? पताका, निशान, ध्वज, झंडा, प्रस्तर। पताका जब आप देखते हैं, जैसे झंडा जो है, झंडे की तरह पताका लगाया जाता है। जब आप पूजा पाठ होता है, जैसे रामचरितमानस का पाठ हुआ, भागवत हुआ, तो पताका गाड़ा जाता है, वहीं से वो आरंभ होता है, शुभारंभ वहीं से होता है, पताका गाड़ के उसमें झंडा लगाया जाता है। तो इसका निशान भी होता है, ध्वज भी होता है, झंडा भी होता है, केतु भी होता है, अगर आपसे कहा जाए केतु, परचम भी होता है, परचम लहराना जैसे, है ना। इसका केतन भी होता है, ये सब इसके पर्यायवाची हैं। लेकिन प्रस्तर का मतलब क्या होता है? प्रस्तर मतलब होता है पत्थर, और पत्थर झंडे का पर्यायवाची नहीं है, पताके का पर्यायवाची नहीं है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ये पाषाण, शिला, शैल, प्रस्तर, उपल, अस्म, ये सब जो है ये प्रस्तर के पर्यायवाची है। इनमें बसंत का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? बसंत का, बसंत का पर्यायवाची जैसे ऋतुपति है, ऋतुराज है, ये दोनों है, मधु ऋतु है, मधुमास है, कुष्माकर है, ये सब बसंत के पर्यायवाची हैं, ये सब पर्यायवाची हैं। लेकिन जो पराग है, ये बसंत का पर्यायवाची नहीं होता है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पराग बसंत का पर्यायवाची नहीं है। पराग मतलब क्या होता है? अगर कोई आपसे पूछ ले कि पराग का अर्थ क्या होता है, नॉर्मली ऐसे प्रश्न आपसे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन मैं ऐसे ही बता रहा हूं। तो पराग क्या होता है, पराग का अर्थ अगर आपसे कोई पूछ ले तो आप क्या बताएंगे? कोई है जो उत्तर दे सकता है कि पराग का अर्थ, जैसे परागकण भी आप जानते हैं, तो पराग का अर्थ क्या होता है? एक तो पराग आप डेयरी के रूप में भी जानते हैं। उपमान का विलोम क्या होता है?
अपमान, मान, सम्मान, उपमेय। तो इसका विलोम शब्द आपको बताना है उपमान शब्द का। उपमान कोई शब्द है और उसका विलोम आपको सीधे पूछा जा रहा है, उसको बता दीजिए। तो ये जो है उपमान का उपमेय होता है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अपमान और मान ये आपस में विलोम शब्द है, इसको भी तैयार करिए। मान और अपमान ये आपस में विलोम शब्द है। पराग का मतलब होता है केसर का चूर्ण, पुष्परज जिसे कहते हैं। जैसे परागकण होते हैं ना, जैसे पराग का मतलब होता है केसर का चूर्ण, पुष्परज, इस तरीके का पर्यायवाची है उसके। तो अपमान का मान ये विलोम है और उपमान का उपमेय है। अवरोह का विलोम शब्द आपको बताना है। अवरोह, अवरोह जो शब्द है इसका विलोम आपको बताना है। अव जहां पर भी ऐसे हो, जैसे आरोही और इसका उल्टा होता है अवरोही। तो रोही तो कॉमन हो गया, इसको तो आप कॉमन कर लीजिए। यहाँ पे आ का अव होता है, यहाँ पे अव लगा है तो इसका उल्टा आ लगा दीजिए यहाँ पे, तो आरोह हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आरोह हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ऐसे ही बहुत सारे प्रश्न हैं, ऐसे ही प्रश्नों को यहाँ पर हम लोगों ने रखा है जिससे कि आपकी प्रैक्टिस बहुत लाजवाब हो जाए। आप जब पेपर देने जाए तो ऐसा ही पेपर आपको मिले जैसा कि आप यहाँ प्रैक्टिस करके जाए। क्वेश्चन डायरेक्ट फंसे या ना फंसे, प्रैक्टिस जब आप करके जाते हैं तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है, जो आपकी तैयारी होती है, क्वेश्चन निकालने का आंसर, जो आपका नजरिया होता है, जो तरीका होता है, वो लाजवाब होता है। और उसी से आप फाइट करके आगे बढ़ जाते हैं और लोगों से 5-10 क्वेश्चन लीड कर जाते हैं। इसीलिए प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी होती है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? शब्द और विलोम दिए हुए हैं। जड़ का चेतन, क्या ये सही है? इच्छा का अनिच्छा, स्वस्थ का रुग्ण और संक्षिप्त का संकीर्ण। जड़ का चेतन विलोम होता है, इच्छा का अनिच्छा होता है, इच्छा में अ लगा दीजिए, अन लगा दीजिए, अनिच्छा हो जाएगा। स्वस्थ का रुग्ण होता है, कोई स्वस्थ है, कोई बीमार है, रुग्ण है, कमजोर है, इस तरीके का मतलब भाव निकल रहा है। स्वस्थ का रुग्ण होता है, यहाँ भाव मत लगाइएगा, पर्यायवाची और इसमें ये अंतर होता है। संक्षिप्त का तो विस्तृत होता है, संक्षिप्त और संकीर्ण तो एक जैसे ही अर्थ प्रकट करते हैं ना, तो ये विलोम नहीं है, ये तो पर्यायवाची आपस में दिए हैं, संक्षिप्त संकीर्ण। तो ये संक्षिप्त का संकीर्ण नहीं, संक्षिप्त का अगर आप विलोम करें तो ये विस्तृत होता है। क्या होता है? विस्तृत इसका विलोम होता है। निम्नलिखित में से कौन सा हिरण्य गर्भ का पर्यायवाची है? हिरण गर्भ। हिरण गर्भ जो है, हिरण गर्भ के पर्यायवाची हिरण गर्भ, इसको सही उच्चारित करेंगे। हिरण गर्भ, गर्भ जो है ये विधि इसका पर्यायवाची है, विधाता इसका पर्यायवाची है। आप प्रजापति पितामह कह लीजिए, अज कह लीजिए, चतुरानन कह दीजिए, ये सब इसके पर्यायवाची हैं। और अगर आपको ये पता है कि हिरण गर्भ जो है ये ब्रह्म का पर्यायवाची है, तो आप समझ जाएंगे कि ये प्रजापति, चतुरानन और लोकोस भी इसके पर्यायवाची होंगे। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आजकल जो ट्रेंड चल रहा है कमीशन में, वो डायरेक्टली क्वेश्चन ना पूछ के, जैसे ब्रह्मा आप पढ़ते हैं तो ब्रह्मा के अंदर क्या उठाया, प्रजापति, लोकेश, चतुरानन, और पूछ लिया चतुरानन की पर्यायवाची कौन कौन से हैं। तो आपको जानना होगा कि ऐसे रिलेट करना होगा कि चतुरानन ब्रह्मा का पर्यायवाची है और बाकी लोकेश और प्रजापति और हिरण्यगर्भ गर्भ ये सब जो है इसके पर्यायवाची हैं, तो ये ब्रह्मा के सारे पर्यायवाची हो गए। पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग अशुद्ध है, वह कौन सा है? लक्ष्मी का इंद्रा, और बंदर का पवमान, हाथी का हस्ती और सांप का अहि। ये बताइए। पवमान जो है, और ये जो सांप का ये दिया हुआ है, सांप का अहि दिया है, अहि तो यहाँ पे सही है सांप का। हाथी का हस्ती सही है, पर्यायवाची ही तो पूछ रहा है। लक्ष्मी का इंद्रा ये भी सही है। पवमान और बंदर ये जो दिया है, पवमान जो है ये गलत है। ये पवमान पवन का पर्यायवाची होता है, पवन का। ठीक है। और बंदर क्या, अगर कपि दिया होता, कपीस दिया होता, मरकट दिया होता, वानर दिया होता तो सही होता। बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा, यही गलत दिया हुआ है। निम्नलिखित तत्सम और तद्भव शब्द युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? एक तरफ तत्सम दिया है, फिर तद्भव दिया है, तो पहले तत्सम देखिएगा। तत्सम अम्लिका, इमली। अम्लिका जो है ये तत्सम शब्द है और इसका तद्भव होता है इमली, सही है। दूसरा है आदित्यवार, इतवार। तीसरा है इष्टिका, इच्छा। तो आदित्यवार, इतवार भी सही है। रविवार को आप आदित्यवार भी कहते हैं, इतवार भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे इतवार जो है ये तद्भव शब्द है और आदित्यवार उसी का तत्सम शब्द है। उपालंब, उलाहना, ये भी सही है। बचा इष्टिका, इच्छा। इष्टिका जो होता है वो ईंट,
ईंट का तत्सम होता है, तो यही सी गलत दिया हुआ है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। कोक का तत्सम शब्द बहुत सरल प्रश्न है, आपको रटा हुआ होगा, तो इसका कुछ ही होता है, लेकिन कुछ में अगर ऐसा छा लिख दिया जाए तो ये गलत हो जाएगा, ये वाला कुछ ही होगा, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। चांद का तत्सम शब्द क्या होता है? चंदा, चंद्र, चंद्रमा, चांदी। चांद ऐसे कह देते हैं, तुम मेरे चांद हो। चांद बहुत सारे, आप बहुत कई लोगों के चांद होंगे, माँ बाप के तो आप चांद ही हैं, लेकिन और भी चांद के टुकड़े आप देखते ही हैं, सब घूमा करते हैं इधर उधर पार्कों में। तो चांद का तत्सम शब्द होता है चंदा, चंद्र, चंद्रमा, चांदी। तो क्या होता है? चांद का तत्सम आप लेंगे तो ये चंद्र होगा, चंदा या चंद्रमा नहीं, चंद्र याद रखना। जो तत्सम है वो है, इसमें फिर आप चेंज नहीं करेंगे, पर्यायवाची की तरह इसमें आप भाव लगा के नहीं निकालेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द युग्म सही सही है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आयात, निर्यात। आयात का विलोम शब्द निर्यात है। अनुपस्थिति या अनुपस्थित का उपस्थित, अगर यहाँ पे अनुपस्थिति दिया होता तो यहाँ उपस्थिति हो जाता। बात समझ में आ गई? अनुपस्थित दिया है तो उपस्थित हो जाएगा, जैसा भी दिया होगा उस हिसाब से आप करेंगे। सही है। आलस्य की स्फूर्ति, ये भी सही है। और अतिवृष्टि की वृष्टि नहीं, अतिवृष्टि का मतलब होता है ज्यादा वर्षा, और वृष्टि में अति की जगह आप लगा दीजिए अना, तो अना का मतलब अभाव होता है, तो अनावृष्टि का मतलब सूखा, तो डी ऑप्शन, अतिवृष्टि अनावृष्टि। प्रांजल घोर परिश्रमी बालक है, इसमें घोर जो शब्द है, प्रांजल बहुत मेहनत करता है, घोर परिश्रमी बालक है, तो घोर परिश्रमी लिखा हुआ है, ये क्या है? अगर खाली परिश्रमी की बात की जाए तो ये विशेषण है, ये विशेषता बता रहा है कि परिश्रमी है कौन? प्रांजल। और अगर यहाँ पे घोर लगा दिया जाए तो घोर प्रांजल की नहीं, ये परिश्रमी की विशेषता बता रहा है। घोर किसके लिए लगाया गया? घोर परिश्रमी। जैसे आप कहते हैं कि मैं आपको प्यार करता हूं, प्रेम करता हूं, बहुत प्रेम करता हूं, तो ये प्रेम के आगे आपने प्रेम, ये मैं बहुत लगा दिया, ऐसे परिश्रमी में घोर लगा दिया। तो घोर जो है ये विशेषण की विशेषता बताने वाला, और विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द प्रविशेषण कहलाता है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मौलिक सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण है सार्वनामिक विशेषण, वह लड़का, कोई नौकर, कुछ काम। जैसे सर्वनाम, जो सर्वनाम रूप बिना रूपांतरण के संज्ञा के पहले आता है उसी को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। बिना रूपांतर के संज्ञा के पहले आ जाएगा, जैसे लड़का है संज्ञा, उसके पहले आ गया वह, कार है कोई, उसके पहले आ गया वह या यह कार, नौकर है कोई, तो कोई उसके पहले आ रहा है, नौकर, कोई नौकर, तो नौकर के पहले कोई लग गया। कुछ काम है तो काम के पहले कुछ लग गया। तो इस तरीके से ये जो है, तो ये सभी उदाहरण हो जाएंगे सार्वनामिक विशेषण के। विशेषण विशेष में देखिए, यहाँ पे विशेष से पहले दिया है फिर विशेषण, तो पहले देखिए विशेष और फिर विशेषण। तो विशेष विशेषण शब्द युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? निषेध का निरुद्ध, पहाड़ का पर्वत, पशु का जानवर, और पिता का पैतृक। निषेध का जो है ये निरुद्ध दिया हुआ है, और पहाड़ का पर्वत दिया हुआ है। विलोम विशेष विशेषण पूछा जा रहा है, और पशु का जानवर दिया है, पिता का पैतृक दिया जा रहा है। कौन सा एक सही है? निषेध का निरुद्ध नहीं होता, निषेध का निषिद्ध होता है। अगर इसको निषिद्ध लिखा जाता तो ये इसका विशेषण हो जाता। विशेष विशेषण की सूची आप तैयार करिए, अच्छा मटेरियल पढ़िए आप। हमारे पास इसका फुल कोर्स भी है, जिसमें हम नोट्स भी देते हैं और क्लासेस भी आपको देते हैं, साथ में प्रैक्टिस सेट भी देते हैं। उसके लिए भी आप व्हाट्सएप पे जानकारी ले सकते हैं हिंदी का। और हिंदी में अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो जीएस तो हो सकता है आपका 100 के अंदर ही रह जाए, 90 85 जो भी रहे, 95 रहे, कितनी भी मेहनत कर लेंगे तब, लेकिन हिंदी 55 पहुंच सकता है। पहाड़ का पर्वत, ये भी गलत दिया है, क्योंकि पहाड़ का पहाड़ी होता है, पहाड़ी होता है, यहां पे बिंदी नहीं रहेगी, पहाड़ी। पशु का जानवर दिया है, पशु का पाश्विक होता है, पशु का पाश्विक होता है। और पिता का पैतृक जो दिया है ये सही दिया हुआ है, विशेष पिता है और विशेषण पैतृक, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। जड़त्व का विशेषण शब्द है जड़ता, जड़, जटिल, जटिलता। जड़त्व जो है ये विशेष शब्द है,
और इसका विशेषण शब्द जो है, अच्छा जड़त्व कैसा शब्द है ये जरा बताइएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जड़त्व कैसा शब्द है, जैसे हर कोई ना कोई कोटि होगी ना, तो जड़त्व कैसा शब्द है ये बताइए, आप इसी समय बता दीजिए। जड़त्व कैसा शब्द है, जड़त्व का नियम नहीं बताना है, तो जड़त्व कैसा शब्द है बताइएगा। और इसका विशेषण जब आप कन्वर्ट करेंगे, विशेषण इसका देखेंगे, तो जड़त्व का जो विशेषण है वो जड़ होता है, जड़। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये आपके लिए है, बताइएगा किस कोटि का शब्द है। जो किसी पर अभियोग लगाए उसके लिए एक शब्द, जो अभियोग लगा रहा है उसकी बात हो रही है। अभियोग जो लगाता है उसको अभियोगी कहते हैं, और इसके लिए अभियोक्ता शब्द भी होता है। दोनों शब्द सही है, अभियोगी भी और अभियोक्ता भी, अभियोक्ता और अभियोगी दोनों, तो दोनों सही हो जाएंगे। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और जिसके ऊपर अभियोग लगाया जाए वो क्या हो जाएगा, वो अभियुक्त हो जाएगा, अभियुक्त हो जाएगा जिसके ऊपर लगाया जाए। अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया के फलस्वरूप पद से नीचे उतरना, किसी को पद से नीचे कर दिया गया, जिस पद पे वो था, मान लीजिए कि वो किसी पद पे था और उससे नीचे उसको उसका डिमोशन हो गया, पदावनति हो गई, यही तो कहते हैं पदोन्नति होती है, पदावनति होती है। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। जीएस का जो हम यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं उसमें अगर 35 से ऊपर आपका स्कोर है तो सही है, लेकिन यहाँ पर हिंदी में मैं कहूंगा जिसका 27 से ऊपर स्कोर आ रहा है, 26 से कम ऊपर होना ही चाहिए 30 में। मैं तो ये 27 ज्यादा सही है, 27, सब 26 नहीं, 27-28 का स्कोर होना चाहिए 30 में। कट पिट के बाद मतलब जो आप क्वेश्चन करें तो एक दो गलत होने चाहिए ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा गलत नहीं होने चाहिए। वो अच्छी फाइट में है। जिनका 25 के आसपास है वो ठीक ठाक तैयारी वाले, और जिनका 20 के लगभग आ रहा है, 22-23, खूब मेहनत करें। 20 से नीचे वाले तो बहुत ज्यादा मेहनत करें, ठीक है। और ये तभी सही होगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस के बिना ये सही नहीं होगा। और ऐसी प्रैक्टिस के लिए आप हमारी टेस्ट सीरीज का लाभ उठा सकते हैं, ये कोई बाध्यता नहीं है, हमारी टीम की मेहनत है, तो हमको आपके सामने इसको रखना है। बाकी आपकी मर्जी है। जीएस को हम हिंदी और अंग्रेजी दोनों में देते हैं, बाइलिंगुअल। हिंदी का टेस्ट तो हिंदी में ही होता है। पूरे टेस्ट मिलेंगे, जितने भी टेस्ट हैं वो सब, आज भी आप ज्वाइन करेंगे तो सारे मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई टेस्ट आपका छूटेगा, हमारे सिस्टम में सब टेस्ट आपको फ्रेश मिलेंगे। चलिए अंतिम प्रश्न देख लेते हैं, और वो प्रश्न है जो केवल फल खाकर रहता हो उसके लिए एक शब्द क्या है। तो केवल फल जो खाता है उस शाकाहारी तो वो है ही है, ठीक है, लेकिन वो केवल फल ही खाता है। शाकाहार में तो और भी चीजें खाते हैं ना, अनाज भी आप खाएंगे, ये केवल फल ही खा रहा है तो इसको फलाहारी बोलेंगे। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। जब व्रत रहते हैं ना, जब कोई फास्ट होता है तो फास्ट के समय कहते हैं ना कि हमने फलाहार किया है, यानी कि फल का आहार किया है, तो ये फलाहारी, फल का आहार करने वाला। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपको ये कैसा लगा जरूर बताएं। किसी भी जानकारी के लिए 6307281212 पर आप कांटेक्ट करें। आईएएस प्रेप एकेडमी ऐप को डाउनलोड करके आप हमारे कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। ये मॉक टेस्ट वहां पे फ्री में पड़ा हुआ है, उसको आप वहां से एक्सेस करके जान सकते हैं कि कितना लाभदायक है। और फ्री में टेस्ट दीजिए, ये सारे टेस्ट, और जो हमारे वैसे टेस्ट सीरीज प्रोग्राम है उसका छोटा मोटा शुल्क रखा गया है, उससे आप लाभान्वित हो सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो लोगों तक जरूर इसको पहुंचाइए। थैंक यू सो मच।